हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी लॉ का पार्षद सीमा न्याय का पार्ट 2 मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 2। मैंने पार्ट फर्स्ट जो है पहली इससे पहले वाले लेक्चर में अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, तो जिसने नहीं पढ़ा है वो जाकर वो पहले लेक्चर्स देखे। मैंने ऑलरेडी कंपनी लॉ के 2-3 चैप्टर खत्म करवा दिए हैं, फिनिश करवा दिए सारी एक्सप्लेनेशन के साथ। प्लीज उन वीडियोस को प्लीज देख लीजिएगा ताकि आपकी जो बिगनिंग के चैप्टर्स हो वो पहले क्लियर हो, तभी आप ये पढ़ सकते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके फर्स्ट पार्ट में इसका मीनिंग, इसकी परिभाषाएं, वाक्य पढ़ा। फिर पार्षद सीमा नियम का परिवर्तन कैसे होता है, हमने वो सब पढ़ा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज अब हम पढ़ेंगे पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो कंपनी का निगमन कराने हेतु कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजे गए प्रलेख को अंतर नियम दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। जिस तरीके से पार्षद सीमा नियम का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसी तरीके से पार्षद अंतर नियम का भी एक डॉक्यूमेंट अलग से होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें अंतर नियम कहा जाता है। मतलब कि आंतरिक प्रबंधन, देखो अंतर नियम मतलब अंतर मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, और सीमा नियम का मतलब सीमा से रिलेटेड, मतलब कि कार्य क्षेत्र जो होता है। तो अंतर नियम का मतलब हो गया कि जो भी प्रबंध अंदर होता है, जो भी कंपनी के अंदर जो भी कार्यवाही होती है, जो भी काम होते हैं, उनसे जो रिलेटेड नियम रेगुलेशन जो भी होते हैं, उनके प्रबंध को अंतर नियम कहा जाता है। ठीक है, ये नियम कंपनी और उसके सदस्यों के बीच दायित्व स्थापित करते हैं, मतलब लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करते हैं, क्लियर करते हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। ठीक है, तो अब अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो उसको पढ़ लीजिएगा आप। कोई बड़ी चीज वो नहीं है, डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी है। मैं पूरा पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। फिर अंतर नियमों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। आपने जैसे मतलब पढ़ा तो नहीं है बहुत बच्चों ने लॉ के बारे में, मगर जैसे बिजनेस लॉ में आपने पढ़ा अलग अलग अर्थों के लिए अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि अगर एक मैं आपको बताऊं, जैसे न्यायालय है एक, तो न्यायालय में हर तरह के केसेस जाते हैं, जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गई, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी केस होता है, तो उन सब के लिए अलग अलग नियम होते हैं। ये नहीं है ना जो इसमें नियम होंगे वो इसमें भी नियम होंगे, तो इनके सबके अलग अलग नियम होते हैं। तो इसी तरीके से उन अंतर नियमों के भी अंदर आर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग वो होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग कामों के लिए उनके आधार पर नियमों को स्थापित किया जाता है। ठीक है, या संगठित किया जाता है। तो इसमें एक धारा है, धारा 225 के अनुसार पार्षद अंतर नियम से तात्पर्य कंपनी के उन अंतर नियमों से है जो मूल रूप से बनाए गए ही है, जिनमें समय समय पर बदला गया हो और जिन्हें पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम या अधिनियम के अंतर्गत लागू किया हो। इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम के अधीन उद्देश्य एवं कार्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनी के व्यवस्थित संचालन के लिए JAS बनाए गए नियमों व अपनियमों का उल्लेख किया गया। ये कंपनी के आंतरिक नियम है जो पार्षद सीमा नियम के सहायक भी कहे जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इतना है कि इस धारा के अनुसार इसमें वो वाले अंतर नियम को रखा जाता है जो बार बार बदले जाते हैं समय समय पर। बदलाव के साथ या परिवर्तन के साथ हम इसमें कुछ न कुछ बदलाव करते रहते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य वही होता है जो एक कंपनी को व्यवस्थित, मतलब जो कंपनी व्यवस्थित, मतलब अपना जो कार्यरत कर रही होती है, मतलब जो कंपनी अपने कार्यों को संचालित कर रही होती है, उन्हीं के उद्देश्य पे इनका आर्टिकल में सारी चीजें, नियम जो होते हैं वो स्थापित होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज लिखी हुई है कि ये कंपनी के आंतरिक नियम है जो पार्षद सीमा नियम के सहायक भी कहते हैं। ये सहायक होते हैं सीमा नियम के, ताकि इजी हो जाए उसमें नियम रेगुलेशन डालना। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ी वो नहीं है, मैं छोटा छोटा सा है। मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर अंतर नियमों की विषय सामग्री क्या होती है, मतलब उसके कंटेंट क्या होते हैं। जैसे आजकल तो स्टूडेंट्स है, तो आप लोगों को पता है जो ब्लॉगर्स होते हैं या जो वीडियोस बनाते हैं, उनका हर रोज एक अलग अलग कंटेंट होता है।
वो अलग अलग कहानियां, कंटेंट का मतलब होता है कि कहानी या कोई भी स्टोरी। तो अंतर नियमों की विषय सामग्री क्या होती है, वो किस बेसिस पे बने होते हैं, अलग अलग बेसिस पे होते हैं ना, तो वो चीजें हैं। तो अब मैं यहाँ पे उल्लेख कर देती हूँ, अंश पूंजी का विभाजन और सदस्यों के अधिकार। एक उनका विषय सामग्री में ये भी इंक्लूड होता है कि अंश पूंजी किस तरीके से डिवाइड होगी और सदस्यों के क्या अधिकार होंगे, उनके अधिकारों के ही अकॉर्डिंग उनको अंश पूंजी मिलेगी। फिर सेकेंड है अंशों पर याचना व अंशय बंटन विधि, मतलब कि अंशों को किस तरीके से बांटा जाएगा, कौन सी विधि यूज की जाएगी, उसमें भी बहुत सारी विधियां होती है। फिर है थर्ड अंश प्रमाण पत्र निर्गमन विधि। फिर अंश प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, रजिस्टर्ड करवाया जाता है, वो उनकी भी विधियां होती है अलग अलग। फिर अंशों के हरण तथा पुनर्निर्गमन की विधि कैसे थे, मतलब या तो अंशों को मतलब ले लिया जाए, अलॉट कर दिया जाए, फिर से उसको आगे अंशधारियों को बेच दिया जाए, पुनर्निर्गमन कर दिया जाए। फिर अंशों के हस्तांतरण की विधि, फिर जब अंश खरीद लिए जाते हैं तो उसका ट्रांसफर कैसे होता है, उनके लिए भी विधि होती है। फिर दो याचनाओं के मध्य कितना समय होना चाहिए, ठीक है। फिर अंश पूंजी के पुनर्गठन की विधि। फिर 8वां पॉइंट रहेगा आपका प्रारंभिक अनुबंधों के पुष्टिकरण की विधि। 9th पॉइंट आपका रहेगा न्यूनतम अभिदान कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ लिख दिया है, अभिदान का मतलब सब्सक्रिप्शन होता है। तो अकाउंट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपको पता होगा सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या ही होता है, तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी। मगर फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। फिर अभिगोपकों की कमीशनों का भुगतान। फिर अंश पूंजी में कमी और वृद्धि का ढंग। ऋण संबंधी नियम। फिर अंशों का एकत्रीकरण। फिर उपविभाजन। फिर सभाओं की विधि व सदस्यों के मताधिकार। तो इस तरीके से ये सारी चीजें विषय सामग्री है। इन विषयों में अंतर नियमों के अंदर सारी चीजें होती है कि ये सारी चीजें डिसाइड होती है उसमें, ठीक है। ये सारा लेखा आपको देना पड़ता है, कैसे कैसे चीजें होती है वो सब होता है, ठीक है। फिर है पार्षद अंतर नियम का क्षेत्र, मतलब कितना क्षेत्र होता है काम करने का इनका, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा अंतर नियमों का पार्षद, देखो लिखा भी है, अंतर नियमों का पार्षद सीमा नियम तथा कंपनी अधिनियम के अधीन होना चाहिए, क्योंकि ये किसके अधीन होता है, पार्षद सीमा नियम और कंपनी अधिनियम के होता है, ठीक है। वैसे समरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पार्षद सीमा नियम तथा कंपनी अधिनियम का विरोध करती है। तो इसके जैसे पार्षद सीमा नियम में कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी होती या कोई ऐसी नियम नहीं होने चाहिए जो कंपनी को धोखा देने के उद्देश्य से हो। उसी तरीके से अंतर नियम में भी ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई विशेष सामग्री नहीं होनी चाहिए जिसका ये लोग कंपनी अधिनियम या पार्षद सीमा नियम विरोध करती है या फिर मना करती है करने से, ठीक है। जैसे अंतर नियमों में ये नहीं लिखा जा सकता कि कंपनी पूंजी में से लाभांश का भुगतान कर सकती है। देखो ये सख्त मना है कि कंपनी की पूंजी जो होती है कैपिटल, उसमें से लाभांश नहीं दे सकते, हम अंश पूंजी में से दे सकते हैं। अंतर नियमों को कभी भी बदला नहीं जा सकता या कंपनी को व्यापार करने का ऐसा कानून अधिकार देना जो पार्षद सीमा नियम में ना दिया हो। तो उसी तरीके से देखो पार्षद सीमा नियम या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम या जो भी रेगुलेशंस होते हैं, जो भी विषय सामग्री होती है, वही ये भी फॉलो करता है। इसे अलग से कुछ चीजें फॉलो नहीं करती, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इसी का होता है, इन्हीं के लिए होता है, कंपनी के लिए होता है, तो इसे इन दोनों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं हम। तो सेकेंड पॉइंट आपका जो है वो इस तरीके से रहेगा। सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा अंतर नियमों को सार्वजनिक कानून तथा सार्वजनिक नीति के विरोध में नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी के अंतर नियमों को इस प्रकार का नहीं बनाया जाना चाहिए कि वह सार्वजनिक नीति का विरोध करे। इस प्रकार का विरोध करने वाले अंतर नियम व्यर्थ होते हैं। अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन, तो जो भी चीजें हैं इन्हें मतलब देखो, इसे बस इसके नियम या विशेष सामग्री उन दोनों के खिलाफ नहीं होने चाहिए, ये होता है, ठीक है। इसका कार्य क्षेत्र इतना ही है कि ये उसी के कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग काम करे, जो उसके नियम रेगुलेशन है, जो भी नियम लिखे हुए हैं उसके उसी के हद में काम करे, उसकी सीमा पार ना करे, ठीक है। नहीं तो वो फिर व्यर्थ हो जाएंगे, वो यूज में नहीं आएंगे। फिर पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पार्षद सीमा नियम में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, तो अब हम पढ़ेंगे पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। एक सेकेंड।
तो इसमें है कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में सीमा नियम की तुलना में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें कोई रजिस्ट्री कंपनी का, अगर जैसे उसमें था क्या, उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी। अगर आपको कंपनी का नाम बदलना है तो आपको रजिस्ट्री करवानी है, रजिस्टर ऑफिस का सारा सारा का पूरा आपको वो टेबल ही आपको चेक करवानी पड़ती थी। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था, मगर इसमें नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नियम जो अंतर नियमों में परिवर्तन को प्रबंधित करता है अवैध होगा। ठीक है, कोई भी कंपनी इस अधिनियम के उपबंधों के तथा अपने सीमा नियम में अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अपने अंतरिम विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें बहुत इजी है, आपको करवाना है आप जाके नॉर्मली करवा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अमेरिकन ट्रस्टी एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाम स्कॉपर में एक अधिनिर्धारित किया गया कि कंपनी अपने अंतर नियमों में कोई भी ऐसा परिवर्तन कर सकती है जो उसके सीमा नियम में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित ना किया हो। ठीक है, एक कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकती है, जिसमें प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलना और पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलना। जैसे हमने लास्ट में भी आपको बताया था कि उसे क्या करना पड़ता था, उसे अगर करना है ये मतलब कंपनी को बदलना है या कंपनी का नाम बदलना है या उसका कार्य क्षेत्र बदलना है, उसका सारा बायोडाटा देना पड़ता था, जाकर फिर रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी, फिर रजिस्ट्री की फीस देनी पड़ती थी। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मली विशेष प्रस्ताव दे देगी और जो भी उसका नियम होगा उसी के कार्य क्षेत्र में रहते हुए वो अपना जो भी परिवर्तन करना चाहती है वो परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, फिर कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में सीमा नियम की तुलना में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। सॉरी, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आप आराम से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी आपको वो नहीं दिया जाएगा कि आप पे ये प्रतिबंध लगाए गए कि आप नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, मगर सीमा में रहते हुए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करा वो कर ले। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। फिर है देखो यहाँ पे वही चीज है, पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित। तो आपको जो मर्जी, आप पब्लिक को प्राइवेट कर लो, प्राइवेट को पब्लिक कर लो, आप अपना नाम चेंज कर लो, प्राइवेट हटा दो, लिमिटेड लगा दो, जो करना है करो। बस एक प्रस्ताव आपको जारी करना होता है कि भाई हम ये चीज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपको वो बतानी पड़ेगी, इसमें कोई बड़ी वो चीजें नहीं होती। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पार्षद अंतर नियम के परिवर्तन पे प्रतिबंध। अब किस चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया ये लिखा हुआ है इसमें। वैधानिक प्रतिबंध क्या है, अंतर नियम को परिवर्तित करते समय निम्नलिखित प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है। वैधानिक तौर पे विशेष संकल्प पास करना। ठीक है, प्रकार के परिवर्तनों के लिए विशेष संकल्प पास करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन होना, प्रत्येक कंपनी के अंतर नियमों में किए जाने वाले परिवर्तन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह कंपनी अधिनियम व पार्षद नियम की व्यवस्थाओं के विपरीत हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उन्हें चेंज करना है तो वो इस हद तक मतलब जो भी इनके नियम होते हैं पार्षद सीमा नियम में जो दिए और कंपनी अधिनियम के अनुसार वो चेंज कर सकती है, मगर इसके बाहर नहीं। इसमें जो लिखा हुआ है नियम उसी के अकॉर्डिंग कर सकती है, इसके बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो फिर वैध नहीं होगा, वो अवैध होगा और इलीगल होगा, फिर वो उसकी वो खुद जिम्मेदार होगी, कंपनी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर है पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम। इसमें ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता जरूर है पेपर में कि पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखो प्रमुख एवं सहायक, ये कंपनी का प्रमुख प्रलेख है, ये कंपनी का सहायक प्रलेख। ये ध्यान देना, पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम, ये पार्षद सीमा नियम है, इसका प्रमुख प्रलेख कौन है, पार्षद सीमा नियम, और सहायक कौन सा है, अंतर नियम। ठीक है, फिर बनाने की आवश्यकता कैसे पड़ती है, इसका बनाना प्रत्येक कंपनी के लिए आवश्यक है, इसका बनाना सभी प्रकार की कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है। कुछ कंपनियां ए से लेकर तालिका जे को अपना सकती है। देखिए इसमें कुछ तालिकाएं होती है, उसके मतलब जैसे कि आप कहीं का फॉर्म भरते हैं तो उसमें फॉर्म होता है ना, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फिर सब में रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि ये इसमें ये रेगुलेशन है, ये इसमें रेगुलेशन है, तो उसके हिसाब से हमें टिक करना होता है। तो वही है, तो पार्षद सीमा नियम हर कंपनी को बनाना पड़ता है, मगर जो अंतर नियम है वो कुछ ही कंपनी पे लागू होता है, जरूरी नहीं है सब बनाए। और कुछ कंपनियां सिर्फ ए तालिका से लेके जे तक ही बनाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। फिर विषय सामग्री कैसी होती है पार्षद सीमा नियम में, ये कंपनी के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और इसमें पार्षद सीमा नियम में दिए हुए उद्देश्यों को
कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। अब देखो, ये सहायक है, मतलब हेल्प करता है। तो इसमें पार्षद सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्य लिखे होते हैं, मगर पार्षद अंतर नियम में पार्षद सीमा नियम के कार्य के अनुसार ही इसमें नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग नहीं होते। सीमा क्या होती है, ये केवल कंपनी अधिनियम के अधीन होता है, और ये कंपनी अधिनियम व पार्षद सीमा नियम दोनों के अधीन होता है, ठीक है। सहायक है, हेल्पर है, तो उसको दोनों को फॉलो करना पड़ता है। फिर है पांचवा, अनुबंध कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है। यह कंपनी व उससे संबंध रखने वाले बाहरी व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध की तरह होती है। ये कंपनी व अंशधारियों के बीच व अंशधारियों व कंपनी के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है, क्योंकि ये बाहरी व्यक्तियों के साथ एक अनुबंध की तरह नहीं होती है, ठीक है। ये बाहरी लोगों के लिए नहीं होती, क्योंकि बाहरी लोगों के लिए तो कंपनी है। ये कंपनी के अंतर्गत लोग जो होते हैं, अंशधारी और अंशधारियों और कंपनी के बीच में ही ये इधर से उधर घूमती रहती है, ठीक है। फिर है परिवर्तन कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया कि उसमें सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसमें, क्योंकि कंपनी का सारा चीजें देखनी पड़ती है। मगर इसमें सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। अधिकांश दशाओं में केवल विशेष प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक प्रपोजल देते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर बता देती हूँ। साधारणतः नियम यह है कि प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को कंपनी के साथ संबंध स्थापित करने से पहले कंपनी के पार्षद सीमा नियम व अंतर नियमों को भली भांति देख व समझ लेना चाहिए, और इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि उसका व्यवहार उक्त सार्वजनिक प्रलेखों के अनुबंधों के अनुरूप है या नहीं। देखो, इसके सिद्धांत के हिसाब से बताया गया है कि कभी भी अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी से ज्वाइन हो रहा है तो उसे ये दोनों रूल्स देख लेने चाहिए। देखिए, किसी भी कंपनी से आप जुड़ रहे हैं तो उसके रूल्स तो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में आपको पता चला कि कोई ऐसा रूल है जो आप फॉलो नहीं कर सकते, या वो कंपनी उसके लिए काम नहीं कर रही, तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब अनुसार सारी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी कंपनी से ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। ये बात न्यायालय की दृष्टि से मान्य है कि जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है वो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों के अनुबंधों को जानता हो, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बंदा कंपनी से जुड़ रहा है उसे ये दोनों पता होने चाहिए, वो इससे परे नहीं होना चाहिए। इन प्रलेखों में दिए हुए प्रावधानों को केवल ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है, इन्हें पूर्णतः समझने की भी जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के साथ संपर्क स्थापित करने के बाद पार्षद सीमा नियम की अनभिज्ञता के कारण हानि उठाता है तो इसका फल उसी को भुगतना पड़ेगा। देखा, कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। यही कारण है कि पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों को समझना बाहरी व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है। इसी मान्यता के आधार पर यह कहा जाता है कि इन प्रलेखों की विषय सामग्री की सूचना थी। बाहरी व्यक्तियों को सीमा नियमों व अंतर नियमों की रचनात्मक सूचना मानी जाती है। रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के अभिलेखों का पंजीयन होने जाने के बाद कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, तो के अंतर नियम प्रलेखों के बारे में रचनात्मक सूचना मानी जाती है। देखिए, यहाँ पे ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है आपका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। तो ये क्या था कि रचनात्मक सिद्धांत जो है वो ये नियम है कि जो बाहरी व्यक्ति होता है, मतलब समझ लीजिए ये एक इंसान है, ये आप ही है, समझ लीजिए आपको किसी कंपनी में जाना है, ठीक है, किसी कंपनी से ज्वाइन होना है, ये समझ लीजिए किसी बैंक से ज्वाइन होना है, मैं बता दे रही हूँ, ये बैंक है, ठीक है, आपको बैंक से ज्वाइन होना है, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपको उसके नियम पता होने चाहिए कि भाई कैसे पैसे डिपॉजिट होंगे, कैसे निकलेंगे, या क्या क्या इसके नियम है फंड्स लेने के या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही अगर आपको ये चीजें नहीं पता होगी या फिर बाद में अगर आपको कोई नुकसान होगा तो कंपनी तो कहेगी ना कि आप हमने तो डॉक्यूमेंट में मेंशन किया था, तो आपने इसको पढ़ा क्यों नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए, और आपको जानकारी नहीं थी तो आपको पढ़ने के बाद हमसे पूछना चाहिए था कि भाई ये रेगुलेशन में आपने क्या लिखा है, क्या नियम है, हमें बता दीजिए। तो ये जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको हानि ना हो किसी चीज की। कंपनी आपके लिए है, कंपनी से आप नहीं है, मतलब कंपनी किसी कंपनी अपने काम के लिए खुली है, और काम किसके लिए होता है, वहां पे पब्लिक के लिए होता है, और पब्लिक को ही नुकसान होगा तो फिर क्या फायदा।
ये नियम इसीलिए होते हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और इसके बारे में आपको पता हो। पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो अगर किसी इंसान को, बाहरी व्यक्ति को ना पता हो तो वो नुकसानदायक हो सकता है, उनके लिए वो बहुत नुकसान में जा सकते हैं। तो प्लीज जब भी कोई कंपनी से जुड़ता है तो उसे ये चीजें पता होनी चाहिए। जिम्मेदार हो खुददार, उसका ये अधिकार है कि उसे ये चीजें पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर था पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम, इसमें क्या अंतर होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कैसे फर्क होता है दोनों में, दोनों कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिसके अनुसार कंपनी अपना पूरा का पूरा जो है संचालित करती है अपनी कंपनी के कार्य को। ठीक है, प्रवर्तक क्या होता है मैंने ये भी बताया था आपको। तो प्लीज सारी लेक्चर्स लाइन बाय लाइन मैंने आपको वीडियो डाल दी है, आप प्लीज पूरा पढ़ लीजिएगा और इस सीरीज से जुड़े रहिएगा ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे से समझा सकूं और आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं जो कंपनी लॉ का है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि कंपनी लॉ का जो ये सीरीज है वो शुरू हो चुकी है और वो भी साथ में बने रहे और साथ साथ हमारे साथ पढ़ते रहे और एग्जाम से पहले हम इसको कवर अप कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, सारे का सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो और आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।